ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। नाम ही बता रहा है हमारे मैटर जो है किस सराउंडिंग से मिलकर बना है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, इस दोनों चैप्टर में आप पढ़ोगे एटम के बारे में। एटम है जिससे क्या है हमारा मैटर चारों तरफ बना हुआ है। मैटर क्या है? द टाइनी पार्टिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट वन इज नोन एज एटम्स। ठीक है, मैटर का मतलब क्या होता है? जो मास या वॉल्यूम को ना कवर करता है उसको बोलते हैं मैटर। ये जो कीवर्ड्स कर रहा हूं बेटा ध्यान से इसको याद रखना। अगर पूछे डिफाइन मैटर तो क्या लिखोगे? द मास एंड वॉल्यूम कंटेन बाय एनी स्पीशीज नोन एज मैटर। और मैटर हमारे पूरे अगर पृथ्वी की बात करो यूनिवर्स में तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर नोन एज पंच तत्व। उसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं, जिसमें आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। These are the पंच तत्व which is responsible for powering the whole earth। ठीक है, फिर बच्चों ये मॉडर्न साइंटिस्ट ग्रीक फिलोसोफर के नाम याद रखना, पादुकात्यायन, ये आगे जो हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे। There are the ancient Greek philosophers जिन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया। That the modern day scientists ने क्या बोला? There are the classification of matter on the basis of their nature। और नेचर दो तरह का था, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या पता किया? दैट द मैटर किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो देखो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल, तो इसका देखो एक्टिविटी है क्या कि आपको एक 100 ml का बीकर लेना है और उसके अंदर हाफ बीकर में वाटर और हाफ लेवल ऑफ जो है जितना भरा है पानी उसको मार्क कर देना है। जैसे ये देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसा क्या किया? वाटर लिया और उसको मिक्स करके जब भी वो उनका ही रहेगा बढ़ेगा नहीं। गलत, यही तो है। ये क्या है? ये बीकर लिया मैंने, इसको इतना भरा, भरने के बाद जब मैं इसके अंदर कोई भी चीज को डिसॉल्व करूंगा तो डिसॉल्व करने से क्या होगा? उसकी क्वांटिटी जो होगी सेम होगी बट उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। मैंने किस लैंग्वेज डिफरेंट, देयर आर सम साइंटिफिक लैंग्वेजेस। द लैंग्वेज इज द मास विल बी इंक्रीज एंड द वॉल्यूम रिमेन सेम। कि अगर आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर को डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? वो जो शुगर है वो आपके उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे दिखेगा। इस वाटर के मॉलिक्यूल में जो छोटे-छोटे स्पेस होते हैं ना, इन स्पेस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। देयर आर नोन एज वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है खाली स्पेस। अब पानी के अंदर आपने शुगर डिसॉल्व किया तो गायब कहां हो गई? वो गायब नहीं हुई बच्चों, वो इस जगह पे जाकर बैठ गई है। अब जब ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ये वॉइड्स है, ये जब फिल हो जाएंगे तो क्या होगा? वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और उसी स्टेट को बोलते हैं सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे, सैचुरेट, अनसैचुरेट, सुपर सैचुरेट। ठीक है, उसके बाद तो ये हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से बना होता है। और उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्मॉल स्पेस होता है। फिर हम बात करते हैं कि मैटर जो है वो कितना छोटा हो सकता है। हाउ स्मॉल दीस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। तो इसके लिए हमने क्या ना अगेन एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में है ना जो आपने केमिकल यूज किया है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का? पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? वो सोडियम क्लोराइड होता है। वेरी गुड, KMnO4। याद रखना, 1 मार्क MCQ। जैसे कि इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूसरी एक्टिविटी से समझाता हूं। आपने क्या करना है? 100 ml का बीकर लेना है, इस बीकर में पूरी रोअफ़ज़ा की बोतल खाली कर देनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सुपर स्वीट, सुपर रेड। ठीक है, फिर इसमें से 1 गिलास पानी लो, उसको दूसरे बीकर में डिसॉल्व करो, फिर 1 गिलास लो, उसको तीसरे में, ऐसे करके चौथे में करो। आप जब लास्ट में जाओगे तो क्या देखोगे? उसका टेस्ट फेड हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल डिसॉल्व होते गए, उसके स्टेट में गायब होते गए और एट द एंड जो सॉल्यूशन बचा उस सॉल्यूशन में वो स्मॉल पार्टिकल थे ही नहीं। और ये जो डाइल्यूशन इन्होंने किया है 10 ml का, इस डाइल्यूशन को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? कि फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को फिक्स रेशियो के वाटर के अंदर डिसॉल्व करना। मन चाहे नहीं कि इसमें से 10 ml ले लिया, इसमें से 5 ml ले लिया, फिर वो गलत है। सीरियल डाइल्यूशन करना है, एंड तक में जाके इसका आपको रिजल्ट देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल हो सकता है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सबसे पहले मैटर में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्पेस होता है। मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे कि आपने नींबू पानी बनाया, आपने चाय बनाया, आपने दूध में शक्कर को डिसॉल्व किया, वो कहां सब डिसॉल्व हो गए? उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट था, इसीलिए वो उसमें क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। इसीलिए बोलते हैं कि वो मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे बच्चों आपको एक्टिविटीज दे रखी है कि है ना, अगर आपको 2 ग्लास लेना है, एक बीकर को फिल करो वाटर में, एक में डालो ब्लू इंक, एक में डालो रेड इंक। कौन सी इंक आपको एक, ठीक है आपने ये ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद क्या करना है? बीकर के एक साइड हनी लगाना है, दूसरी साइड इंक लगानी है। कौन सा पास पहले जाएगा? सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा इंक। क्यों? क्योंकि इंक के अंदर स्पेस कम है, हनी के अंदर स्पेस ज्यादा है, एयर की ट्रैप ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, वो गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। अब एक और इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सबने ऑब्जर्व किया होगा, गर्मियों में टाइम पे शक्कर पानी में जल्दी घुल जाता है इंस्टेड ऑफ विंटर वेकेशन, विंटर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ठंडी की वजह से क्या होता है? पार्टिकल की स्पेस कम हो जाते हैं। आइस वाटर में शुगर इतना डिसॉल्व नहीं होगा जितना गर्म पानी में शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। बिकॉज हमेशा दिमाग में याद रखना, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से पार्टिकल का मोशन बढ़ता है, पार्टिकल के मोशन के बढ़ने की वजह से उनके बीच में गैप से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जब किसी सॉल्यूशन में कोई चीज मिक्स होना बंद हो जाती है, तो उसको हम गर्म करते हैं ताकि उसमें स्पेस क्रिएट हो। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मैं आयरन नेल लूं, चॉक लूं या रबर बैंड लूं, इन तीनों में से कौन वापस अट्रैक्ट करेगा? रबर बैंड। रबर बैंड को स्ट्रेच करके जैसे रिलीज करोगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन आयरन नेल और चॉक ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि है ना, जो डाइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर ऐसे आर्च बना के क्यों जाते हैं? सीधे क्यों नहीं कूदते? बिकॉज वाटर हैव अ मोमेंटम। हाँ, और दूसरा वाटर के बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं, उस गैप को वो कट करते हुए जाता है। स्विमिंग क्यों? देखो स्विमर जो होता है वो स्विम क्यों करता है? ताकि वो पानी को ऐसे कट करता है। अगर आप पानी के ऊपर ऐसे फ्लैट सरफेस पे गिरोगे ना तो आपकी रिबकेज टूट सकती है, इसलिए डाइवर को ऐसे डाइव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बीच में क्या होता है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तुम्हारा जो फोर्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें डिफरेंस तो सबको पता होगा, स्टेट ऑफ मैटर। 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, फिर आता है हमारा लिक्विड, फिर आता है हमारा गैस। 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा? सॉलिड इज द कंप्राइज ऑफ, इसका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दो और होते हैं, वो बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा नहीं है, आपकी नहीं है। सर हमारे स्कूल में टीचर तो मुझे याद करवा रहे, याद रखो, ये कंपटीशन में काम आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखा है कि रबर बैंड, शुगर सॉल्ट और स्पॉन्ज, क्या तीनों सॉलिड है? यस, दीज 3 आर सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका ठोस होना जरूरी है। सॉलिड का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स कितने एक दूसरे में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि रबर बैंड स्ट्रेच करके रिलीज करते हो वो वापस आ जाता है। शुगर एंड सॉल्ट वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और स्पंज वो क्योंकि इसमें एयर गैप होता है, जैसे आप उसको स्क्वीज करते हो वो स्क्वीज हो जाता है, जैसे रिलैक्स करते हो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं आपके स्पंज। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये तीनों क्या है बच्चों? सॉलिड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिक्विड का डिफरेंस। लिक्विड का डिफरेंस आपको पता ही है क्या है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरेटिवली आपकी देना ज्यादा होती है, वॉल्यूम उसका क्या होता है? फिक्स नहीं होता, फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे देखो लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप कंटेनर का कोई भी वो गेन कर लेता है, वो रिजिड नहीं होता, इसीलिए उसको क्या नाम देते हैं? फ्लूइड नाम देते हैं, फ्लूइड। फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं लिक्विड की, कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है बेटा वो आपके क्या होता है? लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है,
जैसे आइस को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, वाटर को आप वाटर जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल जैसे शुगर के पार्टिकल्स हो गए जिसको हम मिश्री बोलते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। अरे लिक्विड क्रिएट नीड टू ब्रेक फॉर सर्वाइवल। लिक्विड के अंदर क्या डिसॉल्व होती है बेटा? ऑक्सीजन। लिक्विड जो होता है गैस जब डिफ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन द movement of water from high concentration to low concentration, हाई concentration से जब लो concentration की तरफ गैस जब मूव करती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और जब वाटर के अंदर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, यहाँ लिखा ना O2, जब आपका ऑक्सीजन वाटर में मूव करता है ताकि वो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो सके जिससे एक्वेटिक एनिमल गैस ले सके, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और जब लिक्विड मूव करता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर हमारा गैस तीसरा और लास्ट जो सबसे नेग्लिजिबल है, ना उसका फिक्स शेप है, ना उसका फिक्स वॉल्यूम है, ना ही उसकी फिक्स डेंसिटी है। ठीक है, बट हाँ गैस को हम कंप्रेस करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, जो है हमारा दो तरह से फॉर्म में यूज किया जाता है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बच्चों आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हाई प्रेशर का ना और मशीन चाहिए होगा कि गैस को जब हाई प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को और हाई प्रेशराइज करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेशराइजेशन ऑफ चेंजिंग इन स्टेट। सर हाई प्रेशर बोले या लो टेंपरेचर बोले? दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा आपकी ये ना गैस का जो डिफ्यूजन होता है सबसे बेस्ट कब होता है? व्हेन इट हैव अ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये वाला इक्वेशन याद रखना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे उसका मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, मूवमेंट भी इंक्रीज होगा उसका। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन कॉज इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हमेशा याद रखना। तभी हमें ये क्वेश्चन आता है कि जो हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल है वो बहुत दूर से आ जाती है, लेकिन जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल हमें नहीं आती बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगरबत्ती जब जलाते हो तो उसकी स्मेल पूरे घर में आती है, लेकिन जब अगरबत्ती बुझ जाती है उसकी स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो उसका मोशन भी डिक्रीज हो जाता है। ये याद रखना दैट द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ये काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब आप हीट करोगे। हीटिंग से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज से उसका मूवमेंट भी इंक्रीज होता है। बच्चों ये क्वेश्चन याद रखना, ये आपके काम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम टू द नेक्स्ट वन, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आपकी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ये एलपीजी कर लिया। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले कि क्या मैटर हमारा स्टेट चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। तो सबसे पहला है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है। तो देखो इधर, जब सॉलिड को आप टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करते हो तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड, और इंक्रीज करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज conversion of solid to liquid is known as melting point. Conversion of liquid to gas is known as boiling point. Conversion of gas to liquid is known as condensation. और conversion of solid to liquid, liquid to solid is known as freezing. ठीक है, ये याद रखना। boiling point of liquid क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों याद रखना। ठीक है सर, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? पिघलने की क्षमता की कितने टेम्परेचर पे वो पिघल सकता है। 100 डिग्री पे तो पिघल जाता है, वो गैस बन जाती है पूरी। बर्फ को अब यहाँ रखो, पिघलना चालू हो जाएगी। 25 से 30 का तापमान अभी हमारा चल रहा है इधर, 25 to 30। ठीक है, फिर बच्चों ये केल्विन का याद रखना।
जब भी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं हमेशा प्लस 273 करेंगे, हमेशा याद रखना। और जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हमेशा माइनस 273 करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये रहा, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस होगा। टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड, और कम करोगे तो सॉलिड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर कि क्या होगा हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो उससे पहले हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ जिसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन होना गैस में बिना लिक्विड स्टेट में आए, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और आपके सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना इज सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड में रीगेन होना इज नोन एज डिपोजिशन, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन के एग्जांपल। तो आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, कैम्फर, एल्युमिनियम क्लोराइड, देखो ये रहा इसी का एग्जांपल। कैम्फर की जगह आप AlCl3 ले सकते हो, नेफ्थलीन बॉल ले सकते हो, कैम्फर ले सकते हो, एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों ये चीज याद रखना, जैसे हमने टेम्परेचर का किया था उसमें उसका उल्टा हो जाएगा, क्या कि प्रेशर के इंक्रीज करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड आपके सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये अभी हमारे क्या है, गैस है। प्रेशर और इंक्रीज करोगे धीरे धीरे आपके पास में आएंगे पार्टिकल और एट द एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। तो कैन इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। उसके ऊपर से जैसे ही प्रेशर कम होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिसके वेपर्स बनते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। आयोडीन सॉल्यूशन नहीं, हां बस पूरा रिजल्ट बताया। आयोडीन पोटेशियम मैग्नेट में कभी इवेपोरेट नहीं होता बेटा, पर अल्कोहल से इवेपोरेट होता है, तो उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, वो इवेपोरेट होता है। पूरा ढंग से बोलो। ये देखो, ये बच्चों याद रखना, एग्जाम में आएगा ये, फिल इन द ब्लैंक में। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन। जैसे आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। बता रहा हूं, अभी आगे आ ही गया। फिर बात करते हैं हम इवेपोरेशन। उससे पहले आपको दो डेफिनेशन याद रखनी, क्या, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इधर देखो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो इधर ये आपके ऊपर वाले पैराग्राफ में है, ये देखो इधर दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही लिख देता हूं। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे अभी यहाँ पे आपको हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है, दैट्स लेटेंट हीट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करना एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ 1 kg of solid into 1 kg of liquid at 1 atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. And what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization का मतलब होता है conversion of 1 kg of liquid into 1 kg of gas at 1 atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. ठीक है, ये याद रखना इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन। तो सबको पता है बच्चों इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन।
What is evaporation? Vivan. Conversion of liquid into gas at its boiling point is known as evaporation. तो melting point क्या हो जाएगा? Conversion of solid into liquid at its melting point is known as सर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से और मेल्टिंग पॉइंट आपके नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि इवेपोरेशन के 4 बेटा आपके टॉपिक्स है। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आप एक गर्म ग्लास में दूध पी रहे हो और वहीं पे आप एक सॉसर में दूध पी रहे हो, तो जल्दी ठंडा कौन होगा? सॉसर। सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जैसे गर्मियों में तपती अगर ना जमीन में पानी गिराते हाथों हाथ इवेपोरेशन हो जाता है, लेकिन ठंड में ऐसा नहीं होता। हाँ जी। थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ह्यूमिडिटी के कम करने से इवेपोरेशन बढ़ता है और ह्यूमिडिटी के ज्यादा होने से इवेपोरेशन कम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल रेनी डेज। रेनी डे में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उससे इवेपोरेशन क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन से हमारे जो घर के कपड़े हैं उसमें सीलन पड़ जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है। और लास्ट हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड। ज्यादा तेज हवा होने से क्या होता है? इवेपोरेशन भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं क्या इवेपोरेशन क्या कूलिंग कॉज करता है, तो इससे हम ये क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। जैसे इधर देखो, इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर वर्क ऑन अ हॉट ड्राई डे? सूखे समय पे जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी कम होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो ठंडी हवा ज्यादा आती है। अर्दन पॉट के अंदर पानी इतना ठंडा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। अर्दन पॉट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी इवेपोरेट होता है और वो क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। गर्मियों के टाइम पे हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज कॉटन हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करती है और ड्यूरिंग इवेपोरेशन वो हमारे बॉडी को कूल रखती है। फिर है ना, ये पूछा जाता है कि जैसे हम थिनर को या फिर हम है ना कीटोन को जब हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ देयर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इवेपोरेशन रेट। जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जैसे हाथ पे जाता है वो आपकी बॉडी के टेंपरेचर से इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है? वहां का जो टेंपरेचर वो तो खत्म हो गया, इसलिए वो बहुत वहां पे सरफेस ठंडा फील होता है जब आप नेल पॉलिश रिमूवर को अपने सरफेस पे यूज लेते हो। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की, जो है हमारा इज मैटर अराउंड अस, जो बच्चों इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इधर देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर का आगे क्या है हमारा? दैट इज योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें क्या है हमारा कि हम इसमें ये पता करेंगे कि कोई मैटर प्योर है कि नहीं। तो प्योर का मतलब क्या होता है कि जब कोई मैटर सिर्फ सिंगल स्टेट में प्रेजेंट है तो ही वो क्या होगा? प्योर होगा। और अगर आपके सिंगल स्टेट में नहीं है तो वो क्या होगा? इम्प्योर होगा। ठीक है, तो आपसे इसमें जैसे हम बात करते हैं प्योर एंड इम्प्योर का क्या मतलब होता है? प्योर का मतलब सिंगल स्टेट, इम्प्योर मतलब नॉट ऑन अ सिंगल स्टेट। जैसे मिल्क प्योर है? नहीं, मिल्क के अंदर शुगर है, फैट है, आपके सारे एलिमेंट्स एंड मिनरल्स हैं, तो वो क्या है? प्योर नहीं है। और किसी भी चीज में जब हम अपनी सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए जब हम मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में मिलावट करना जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिशनेस, कि मैंने शुगर के पाउडर में थोड़ा सा कैल्शियम का पाउडर मिक्स कर दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब सेम टाइप के कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, और जब डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उसको हेटेरोजीनियस बोलते हैं। जैसे मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया? मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस जैसे कि इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर मतलब जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया
तो वो कंप्लीट एक सॉल्यूशन बन गया, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब उसी वाटर के अंदर तुमने ऑयल को डिसॉल्व किया, तो वो क्या डिसॉल्व हुआ, तो उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे देखो ये बच्चों, ये यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, जैसे फिल्ट्रेशन, हम उस मिक्सचर को डिसॉल्व कर सकते हैं जिसके पार्टिकल साइज ज्यादा इंक्रीज हो उस फोल्डर पेपर से, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि चाय पत्ती, चाय को छानते वक्त तो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस सारे सॉलिड मटेरियल अलग कर देते हैं और लिक्विड मटेरियल को हम यूज ले लेते हैं। बट भाई मैं बोलूं सॉल्ट और शुगर के सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से अलग कर दो, तो वो कैसे होगा, वो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज लेना है, दैट इज योर इवेपोरेशन यूज लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट मिक्स होता है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होता है तब क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट ऑलवेज लेस क्वांटिटी में होती है, सॉल्वेंट ऑलवेज ज्यादा क्वांटिटी में होती है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। वाटर के अंदर वाटर मिक्स करो, दूध मिक्स करो तो होमोजीनियस, वाटर में सैंड या सॉइल मिक्स करो तो हेटेरोजीनियस। सॉल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। फिर ये डिफाइन याद रखना बच्चों एलॉय का। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, दैट इज फॉर्म्ड एलॉय। उसको एलिमेंट ही बोलते हैं बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इधर सॉल्यूशन क्या है आपके, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो शुगर क्या है, सॉल्वेंट, और वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है, तो उसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। आयोडीन के अंदर आपका अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन सॉलिड है। एरिएटेड ड्रिंक्स हो गए, एयर एंड मिक्सचर ऑफ गैस हो गए, दीस आर द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में होता है तो सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट हाई क्वांटिटी में होता है रादर देन सॉल्वेंट तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के तीन टाइप, सैचुरेट और अनसैचुरेट। देखो सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए अगर सॉल्यूट तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो बोलोगे सैचुरेट सॉल्यूशन। और उसको डिसॉल्व करने के लिए अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेट सॉल्यूशन। जैसे तुम शुगर को एक मिनिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व कर सकते हो विदाउट टेम्परेचर, दैट इज सैचुरेट। अब वही मैं बोलूं 1 kg ऑफ शुगर को आप हाफ लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करो, जो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे अनसैचुरेट सॉल्यूशन। बच्चों प्रॉपर्टीज याद रखना, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल साइज कितने होते हैं, 10 की पावर -9। ये कभी भी लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। हां जी, और जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको हम मिक्सचर से या किसी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन वो ऐसे सॉल्यूशन, इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेनन जो हम उस सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं जिनके लिए उनके पार्टिकल्स उस सॉल्यूट से ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे सॉल्ट को आप इवेपोरेट करके निकाल सकते हैं पर उतना नहीं मिलेगा जितना आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हाई क्वांटिटी शुगर चाहिए। शुगर तो फिर सॉलिड में भी अलग शेप में मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो बच्चों, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। क्या, एक तो है मास बाय मास, कि सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास, उसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम बाय ग्राम। फिर है हमारा मास बाय वॉल्यूम, जिसकी हो जाएगी यूनिट ग्राम बाय ml, और इसकी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज ml बाय ml। ये फॉर्मूले याद रखना, इससे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। नहीं, और पहली बात परसेंटेज में यूनिट नहीं लगती है, ये तो तुम्हें जस्ट नॉलेज के लिए बता। जैसे इधर देखो, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है, ये सॉल्यूट हो गया, 300 ग्राम वाटर है, ये सॉल्वेंट हो गया। अब आपको सॉल्यूशन बनाना है तो क्या हो जाएगा, हमने भी दोनों का मास दे रखा है 40/360, बट इसमें 320 क्यों ऐड करोगे, क्योंकि क्या बना रहे हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दोनों ही ऐड होगा। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का तो मास क्या है 40,
सॉल्यूशन किसका बनेगा, इन दोनों के एडिशन से बनेगा। कितना हो गया 360 100, कितना परसेंट सॉल्यूशन बना 11.1% का सॉल्यूशन बना। कब, जब हम 40 ग्राम सॉल्ट लेते हैं तब, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ये 1 मार्क का एमसीक्यू याद रखना, ठीक है। सस्पेंशन आपके क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है जब लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बटर मिल्क। छाछ के सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं, तो जब आप उसको शेक करते हो तो पूरे मिक्स हो जाते हैं, पर जब आप उसको थोड़ी देर सेटल करते हो तो वो सारे के सारे सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन के अंदर आपको एक टिंडल इफेक्ट दिख सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप देखते हो स्मोक के डस्ट पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से डांस करते हुए दिखते हैं लाइट की रेज में, जैसे जब धूप की किरण आ रही होती है उसमें से पार्टिकल डांस करते हैं, दैट मोशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सर अभी आप बोले ना मिक्स करते हैं जो सर वापस ऊपर आता है नीचे आता है, मिक्स किया तो सारे डिस्पर्स हो गए ना, और जैसे इसको शांत छोड़ा तो सारे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। सस्पेंशन कैसा है बेटा, हेटेरोजीनियस, तभी उसके सॉलिड पार्टिकल उसमें डिसॉल्व नहीं होते। पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, आंखों से देख सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी सिरप होती है जिसमें लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो कुछ ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको शेक करने से पहले यूज लिया जाता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट देखो ये रहा इसका डायग्राम, ऐसे आपको फॉरेस्ट एरियाज में दिख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडियल। कोलोइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। जो साइज होता है उस पार्टिकल का, जो कोलोइडियल का पार्टिकल तो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और इंडिविजुअली उसको हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। कोलोइडियल इतना बड़ा बिग इनफ होता है कि उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। देखो बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड तभी होगी जब पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, जब पार्टिकल की साइज छोटी है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं हो सकती। जो कोलोइडियल ही होते हैं, जैसे आपके सामने से अगर ना गाड़ी उड़ के जाती है तो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हैं, दिस आर द कोलोइडियल। सर वो हेडलाइट के आगे वो, हाँ ठीक है। और इसको आप किसी भी सेपरेशन, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, उसको नहीं अलग कर सकते। इसको अलग करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे दूध में से मक्खन को अलग करने के लिए उसको हाई स्पीड पे रोटेट करना पड़ता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सर टिंडल इफेक्ट होती है तो मिट्टी है सर, उसको क्या होती तो मिट्टी है ना टिंडल में। हाँ, टिंडल में मिट्टी नहीं, वो डस्ट होता है जो उसके पार्टिकल साइज एक्चुअल साइज से छोटे होते हैं, ठीक है। फिर ये देखो, ये बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम गैस हो तो उसको एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड और गैस हो तो एरोसोल, गैस लिक्विड फोम, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, सॉलिड लिक्विड सोल, गैस लिक्विड फोम, लिक्विड सॉलिड जेल, सॉलिड 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 सोल। हाँ ये आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको पता ही है क्या होता है। फिजिकल और केमिकल चेंज का मतलब होता है, फिजिकल चेंज मतलब वो चेंज जिसको हम टेम्पररी चेंज कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। और केमिकल चेंज क्या होता है, जो परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज आपका रिवर्स हो सकता है, केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज, जैसे वो बॉईल हो गया, या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, हाँ केमिकल चेंज, हाँ केमिकल चेंज। और मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल को मेल्ट कर दिया, वापस कैंडल बना दो। आपकी बन जाएगी पर सर वो धागा तो निकाल के उसका शेप या साइज चेंज कर दो ना। फिर बात करते हैं प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट्स आपके रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया था, उसको टर्म दिया था। और ये देखो एंटोनी लॉरेंट लवेसियर 1743 से 94 एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया दो कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा लास्ट कैटेगरी दी है मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन होते हैं, जिसके शाइन प्रॉपर्टी होती है, गोल्डन या रिकवरिंग होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिन्हें पीट कर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिन्हें पीट कर शीट बनाया जा सकता है, जिसको हम रिंग साउंडिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीस आर मेटल्स। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते। और मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का जो कॉम्बो होता है उसको हम मेटलॉइड
बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिलिकॉन, कार्बन, these are the metallics। एग्जांपल्स याद रखो। कैंडल को आपने जलाया, वो पूरा जल गया ना, तभी तो कैंडल जला, वैक्स खत्म हो गई, तो वो केमिकल चेंज। और मेल्टिंग में आपने वही कैंडल रखी, बस उसको हीट करके उसको मेल्ट कर दिया, जलाया नहीं है। फिजिकल और केमिकल चेंज, बट हमें जितना वैक्स मिलना चाहिए क्या उतना मिल जाएगा? नहीं। अगर मैं 10 ग्राम का वैक्स लाके जला रहा हूं तो क्या मुझे एग्जैक्ट 10 ग्राम का वैक्स मिलेगा? वो मुझे 0.5 ग्राम का वैक्स मिलेगा। बट अगर मैं उसको पूरा मेल्ट करता हूं तो मुझे 10 ग्राम का वैक्स मिलेगा। तो वो फिजिकल या केमिकल चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोला जाता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली प्रॉपर्टी से कंबाइन होते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि वाटर, NaCl, ये केमिकली फॉर्मूले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि आपके जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, NaCl, CaCl2, MgOH, CaOH, these all are categorized in compounds। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। इसको अच्छे से प्लीज मेमोराइज कर लेना, बोर्ड पे देखो, इसमें टीवी पे ये आप पॉइंट्स फटाफट मेमोराइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन, ये देखो मैटर 2 में क्लासिफाइड हुआ है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर 2 में होता है एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर 2 में होता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर 2 खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, दैट इज योर। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 जो है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बच्चों आपको ये नाम याद रखना है। स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें बच्चों आपको कुछ ही साइंटिफिक याद रखने हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है हमारा ग्रीक फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का बच्चों नाम याद रखना, जिनका नाम है महर्षि कनड। ये इंडियन फिलोसॉफी थे। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है वो डिविजिबल नहीं होता है। किसी भी पार्टिकल को इतने हद तक डिवाइड करो, जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए उसको उन्होंने नाम दिया एटम। फिर उसके बाद आए पादुका प्रत्यायन। पादुका प्रत्यायन ने क्या किया? उसको नाम दिया परमाणु, ठीक है। पादुका प्रत्यायन ने क्या नाम दिया? उसको परमाणु नाम दिया था, ठीक है। बच्चों ये नाम जो है अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लीज इनको रिमेंबर रखना। फिर आए थे तीसरे डेमोक्रिटस एंड लुसिफस। डेमोक्रिटस एंड लुसिफस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बताया कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर उसके एटम्स डिवाइड नहीं हो सकते बेटा, न्यूक्लियस फॉर्म ही नहीं होगा। फिर आए थे एंटोनिन लवेसियर। इन्होंने आपके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया। 2 लॉ याद रखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है? दैट द मास इज neither be created nor be destroyed। हां, the sum of reactant of mass is always equal to the sum of reactant of product mass। कि किसी x और y एलिमेंट रिएक्ट किया x + y और उन्होंने बनाया x और y, तो x और y का अगर मास 10 mg है तो ये जो x और y बने वो भी 10 mg रहेंगे, वो ज्यादा नहीं होगा ना कम होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि कितने प्रोपोर्शन में हम किसी चीज को यूज लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका अगर प्रोपोर्शन निकाले तो कार्बन के कार्बन के ना एटॉमिक मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 का डबल कितना हो गया 32। कट आउट कर लो कितना आ गया 3:8 का आपका इसका रेशियो है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर बच्चों आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, डाल्टन के 5 पोस्टुलेट। ये आपको 5 पोस्टुलेट्स बेटा लर्न होने चाहिए। ये छठा और 5वां सिर्फ एक ही है। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एटम इतना टाइनी होता है इसलिए इसको एटम बोलते हैं। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जो ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। एटम जो होता है हमारा, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट की उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सोडियम की अलग प्रॉपर्टी, आपके क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी। फिर लास्ट है कि अगर एटम को फिक्स कंबाइंड रेशियो में अगर मिक्स किया जाए तो उनका पूरा होल नंबर मिक्स होता है, जिसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हाट इज एटम। व्हाट इज एन एटम?
एटम क्या है हमारा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क, ठीक है। फिर हम एटम्स के अंदर बात करते हैं, जैसे कि देखो जब छोटे छोटे ब्लॉक्स को है ना ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके जैसे ये देखो ये रेडियस कि क्या है आपके, जैसे कि ठीक है एटॉमिक रेडियस देखो किसमें मेजर की जाती है, नैनोमीटर। जैसे 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर 9। तो बच्चों ये याद रखना, हाइड्रोजन का एटम कितना होता है, 10 की पावर -10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना होता है, -9, 8, 10, 1। ये सब क्या है, इनके एटॉमिक रेडियस। फिर बच्चों ये लैटिन सिंबल्स याद रखना जो डाल्टन ने बनाए थे, बट ये उस समय इतने ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो इतने ही बन पाए, और आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, पर सबके लैटिन सिंबल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ये जो वो थी रेडियस वाले जो सर ये एग्जाम में आते हैं, हाँ एमसीक्यू में आता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों कि है ना सिंबल्स के बारे में, जैसे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और उसने क्या किया, पूरे के पूरे सिंबल्स बनाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे सिंबल्स किससे बनाए, आईयूपीएसी। फिर उसके बाद है जैसे सिंबल्स हमने देखे, ये देखो ये रहे, जैसे एल्युमिनियम का ए, आर्गन AR, बेरियम, ये सारे क्या है बच्चों इसके सिंबल जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है, तो एडिशन या तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, इसको है ना भूलना मत। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, 32, 35, 40, ये सब इसके क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी एक एटम को 1/12 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या उसका एटॉमिक मास भी डिवाइड हो जाएगा, बट उसको जब ओवरऑल मेजर करोगे तो उसका एटॉमिक मास एक ही आएगा। जैसे मैंने एक वाटरमेलन लिया, उसको हाफ किया तो उसका मास डिवाइड हो गया, बट उसको 1 पे तोलूंगा तो 1 kg आएगा, उसका 4 करूंगा तो भी उतना ही आएगा, 12 करूंगा तो भी उतना ही आएगा। 35 क्लोरीन में आपके प्रोटॉन होते हैं 17 और न्यूट्रॉन होते हैं उसके 18। तो सर 37 कैसे हुआ, 17 और 17 कितने होते हैं, और 18 हो गया तो कितने हो गए, 0.5। वो बेटा के मेजर किए गए। फिर हम बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों। मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब सेम एलिमेंट मिक्स होते हैं तो क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि O और O मिक्स होता है तो क्या बनता है, O2, N और N N2, C2, H2, ये सारे क्या है बच्चों आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि है ना मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल के फॉर्म होते हैं, जैसे वाटर, तो वाटर का आप रेशियो निकालो, ठीक है। जैसे वाटर का है ना बाय रेशियो मास कितना होता है, 1:8, अमोनिया का 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8। बच्चों ये प्लीज याद रखना, में पूछ लिया जाता है। कौन है ये? ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा मेटल्स ऑफ एन एलिमेंट, इसके रेशियोज हो गए। फिर ये देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा मेटल कितने एटम्स कंटेन करता है। जैसे हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन डायएटॉमिक, हाइड्रोजन डायएटॉमिक, नाइट्रोजन डायएटॉमिक, क्लोरीन, कितने मॉलिक्यूल। जैसे H2O, तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइएटॉमिक। अगर मैं बोलूं H2 तो ये कितने हैं, डायएटॉमिक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयंस की। Any element containing charge is known as ion. Ion दो तरह के होते हैं बच्चों, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन हो गया। कैटायन आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन आपके नेगेटिव चार्ज
चार्ज होता है। कैटायन में भी आपके दो होते, मोनोकैटायन, डाइकैटायन। ये हमारा ओमिट है कैटायन हाँ मोल कॉन्सेप्ट नहीं ओमिट है सर टेस्ट में दिया था कैटायन है आपके, मोल कॉन्सेप्ट ओमिट है। ये भी ओमिट है कैटायन एनायन है बेटा। मेरे को जो पढ़ा मैं वो पढ़ा ठीक है, कैटायन आपके दो तरह के हो गए, पॉजिटिव और एनायन हो गए नेगेटिव। फिर हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। जैसे ये देखो मोल कॉन्सेप्ट, वो बढ़िया है। मोल कॉन्सेप्ट में अरे क्या कैटायंस में देखो, जैसे सारे 1 वाले तो ये है आपके मोनोकैटायन, ये 2 वाले ये डाइकैटायन, ये 3 वाले इसको बोलेंगे ट्राइकैटायन। ये सारे नेगेटिव है तो इसको हम बोलेंगे मोनो एनायन, डाई एनायन, ट्राई एनायन। और ये सारे क्या है आपके पॉली एटॉमिक के एग्जांपल जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, जिनमें एक से ज्यादा एटम होता है। जैसे कि सल्फेट का फार्मूला SO4, सल्फाइड SO, कार्बोनेट CO3, PO4, ये सब। हाँ सर इसको देखो ना सर। सर इसकी कहानी फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपको सिखाया था मैंने कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे इनके आपको सिंबल्स और वैलेंसी याद रखनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ट्रेस एंड क्रॉस। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया HCl। हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 2, ट्रेस एंड क्रॉस। 2 हाइड्रोजन के पास जाएगा, प्लस सल्फर के पास जाएगा, क्या बचेगा H2S। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड का देखो, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोराइड की -1, ट्रेस क्रॉस, क्या बन गया AlCl। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, केमिकल फार्मूला। ये आपको केमिकल फार्मूला याद हो गए। फिर ये मॉलिक्यूलर मास बेटा आपके ओमिट है तो ये आएगा नहीं, बट एक फुल फॉर्म आ जाती है किसकी, AMU की। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास उसी का, ये बस मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबके मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल ऐड कर दो। इस हिसाब से सर ने टेस्ट में दिया तो इसमें बहुत छोटा है। आप चेक मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। अब लास्ट चैप्टर है हमारा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें भी हम क्या बात करेंगे, एटम का ही बात करेंगे, दैट द एटम्स आर इंडिविजिबल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, फिर पता चला क्यों नहीं होता, क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और उस प्रोटॉन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। एक चीज और याद रखना, जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 19th सेंचुरी में हुई थी। दैट द इंडिविजिबल पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय सर जे.जे. थॉमसन। सर जे.जे. थॉमसन ने 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। इट्स अ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कि 1886 में एनरिच गोल्डस्टेन ने आपके प्रोटॉन का डिस्कवर किया था, और सर जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। ये याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा चार्ज ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। पार्टिकल्स के क्या क्या चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपके नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी न्यूट्रॉन पे नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन का एटॉमिक मास क्या होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है बच्चों, इनका चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जिसको सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है बेटा, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को 3 नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, क्रिसमस पाई मॉडल। क्या 3 नाम है, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन और क्रिसमस पाई मॉडल आपके 3 नाम है। जिसमें क्या बताया है कि जो ये स्फीयर है ये आपका पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है, और जो इसमें ये आपके बीज होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर जो इसमें पुडिंग फिल होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है।
दैट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के अंदर आपके धसे हुए होते हैं। पर ये इनकी जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि कंसिस्ट ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होते हैं मैग्नेटिक उनका सेम है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इन्हीं जो थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था किसने? सर रदरफोर्ड ने। किसने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया? सर रदरफोर्ड ने, जिनका पूरा नाम हेनरी रदरफोर्ड है। इन्होंने क्या किया था? देखो इसके ऊपर छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस है जैसे अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल किसके थे? हीलियम के थे। अल्फा मतलब पॉजिटिव, बीटा मतलब नेगेटिव, गामा मतलब न्यूट्रल। याद रखना अल्फा पार्टिकल लिए थे और सबसे थिन गोल्ड की फॉइल ली थी। कितनी थिन? 1000 एटम थिक थी और 10⁻⁹ नैनोमीटर थिन थी। इतना उन्होंने लिया। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होती है जब उसमें पार्टिकल्स लगते हैं तो उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं, तो वो उसके एंगल्स निकाल पाए। सेकंड पॉइंट, जो अल्फा पार्टिकल है वो डबल चार्ज थे। क्यों? क्योंकि हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? आपकी हीलियम के ऊपर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का आता है? +2 का आता है, इसीलिए डबल चार्ज दिया था। तीसरा, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो प्रोटॉन से हैवियर होता है, जिसका डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया था। देखो ये इसके ऑब्जर्वेशन है। ओवरऑल ये आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से क्या हो गए थे बेटा? डिफ्लेक्ट, सीधी सीधी निकल गई थी। देखो ये सीधी सीधी निकल गई। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है वो एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी स्पेस है, तो इसमें से क्या हो गई? अल्फा पार्टिकल सीधी सीधी निकल गई। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है बाय फॉइल, जिसको कुछ एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल हल्की एंगल से क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे। जैसे ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो रहे। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियस से टकराए होंगे तो ये क्या हो गए? इन्होंने अपना डिफ्लेक्शन शो किया। और थर्ड पॉइंट क्या है? सरप्राइजिंगली 12000 बट हायर क्लासेस में 20000 है। 20000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो था वो वापस रिफ्लेक्ट होके आया था। वो ये रहा, इसमें कहीं शो कर रखा होगा। ये देखो एक अल्फा पार्टिकल था, वो क्या हुआ? डिफ्लेक्ट होकर वापस आया था। कितने में से? 12000 में से, जिसकी वजह से, ठीक है, तो ये आपके ये क्या थे? 3 इसके ऑब्जर्वेशन थे। फिर रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट निकाला? रदरफोर्ड ने जब रिजल्ट निकाला तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे। क्या? कि उन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ स्पेस था वो एम्प्टी था, इसीलिए उसकी वजह से स्ट्रेट डिफ्लेक्शन हुआ। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल फ्यू डायरेक्शन से गए। क्यों गए? क्योंकि उसके वहां पे आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उस न्यूक्लियस से वो टकरा के वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। एक ही वापस 180 डिग्री से आया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और जो हीलियम गोल्ड है उसके वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या शो किया? रिपल्शन, जिसकी वजह से वो वापस हिट बैक होकर आया। तो उससे उन्होंने पूरा कंक्लूजन क्या निकाला कि जो है ना आपका एटम है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसीलिए जो साइज होता है एटम का उससे और छोटा उसका न्यूक्लियस होता है। तो ये उनका जो थ्योरी था बहुत ज्यादा अच्छा चला। बस ड्रॉबैक क्या रह गया? ड्रॉबैक रह गया उनका स्टेबिलिटी और एटम का एक्सेलरेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन अपने एक स्टेट से हाई स्टेट पे जाते हैं और हाई स्टेट से वापस लो स्टेट पे आते हैं, तो वो रेडिएशन को क्यों एमिट करते हैं, वो ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हमेशा याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपने हायर स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तभी कुछ लाइट्स बंद करने के बाद हमें लाइट का फ्लोरोसेंस या लाइट की रोशनी दिखती है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट जो मॉडल्स में से है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने क्या बताया? एटम्स की शेल के बारे में बताया कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने घरों में रहते हैं, कि ऑर्बिट्स, उनको क्या नाम दिया? ऑर्बिट। और डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब खुद का एक पर्सनल ऑर्बिट, उसको नाम बताया। और क्या बताया कि व्हाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा,
जब वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरे घर से अपने घर में आ रहा है तो वो रिलीज करेगा। ये चीज उन्होंने बताई। और क्या बताया कि ये जो ऑर्बिट है इनको नाम दिया, किस नाम से? KLMN शेल से या फिर 1 2 3 4 शेल से, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जिसमें देखो हमेशा याद रखना, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 16 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये तरीका याद रखना, तभी आप एटम का डायग्राम बना पाओगे। फिर बात करते हैं वैलेंसी। द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जैसे सोडियम की वैलेंसी +1, कैल्शियम की वैलेंसी +2, कि आउटर शेल में उनके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको वो गेन या डोनेट करने के बाद स्टेबल हो जाए, उसको वैलेंसी बोलते हैं। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 है तो +1, फिर हीलियम के 2 है यानी फुल है तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं, इसके आउटर शेल में 1 है +1, 2 है +2, इसके है 3 +3, इसके +4 भी है -4 भी। अब इसको कितने चाहिए? -3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 के बाद कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, गेन करता है, तो ये -3 इसको चाहिए, इसको -2, इसको -1, इसको 0। फिर वापस यहां से +1 +2 +3 +4 -4 -3 -2 -1 0। आर्गन के बाद कौन आते हैं? पोटेशियम और कैल्शियम। तो दीज आर द वैलेंसीज। फिर हम बात करते हैं, देखो ये रहा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करोगे तो बनता है एटॉमिक मास, और जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी रोल नंबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है बेटा उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय Z। प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन 1 तो उसका प्रोटॉन कितने? 1, तो उसका एटॉमिक नंबर 1। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 2। इस तरह से क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर निकालते हैं जिसको Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं आप? जैसे ये आपका कोई सिंबल है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, वो हीलियम है, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 23, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आइसोटोप्स। ये बच्चों एग्जाम में आएगा, यूजेस। आइसोटोप का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, सबके एटॉमिक नंबर 1 है बट मास डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। कार्बन के 2 होते हैं 6 और 14, क्लोरीन के 2 होते हैं 35 और 37। अब इसके यूजेस कहां आते हैं? जैसे आपके देखो ये इसके यूजेस है कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम फ्यूल में यूज होता है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और आइसोटोप ऑफ आयोडाइन गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है। फिर है हमारा आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक मास है बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। जिसमें दो ही एक एग्जांपल है, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, बट दोनों का मास कितना है? 40-40, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोबार कहते हैं। तो ये था हमारा केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।